हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 5 इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम भूटान। India bears the responsibility of the defense of Bhutan. Bhutan has a huge source of water. India has cooperated in the project to produce hydel power on a large scale using this resource. इंडिया ने हमेशा से ये जिम्मेदारी ली है कि सिक्योरिटी जो है भूटान की वो इंडिया संभालेगी। इंडिया सिक्योर रखेगी भूटान को। भूटान का पूरा डिफेंस इंडिया संभालेगी। साथ ही साथ भूटान के पास वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारा सोर्स है और इंडिया ने भूटान के साथ मिल के हाइडल पावर क्रिएट करने का काम किया है लार्ज स्केल में। म्यांमार इज़ इंडियाज़ door to the Southeast Asian countries. South Asia, Middle Asia, and Southeast Asia will be connected with each other with the railways that are being developed in this area. म्यांमार इंडिया का वो दरवाज़ा है जिससे इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट हो पाया है। साउथ एशिया, मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रेलवे से और रोडवेज से। This will help increase trade and other exchange in these regions. India will be able to import natural gas from Myanmar. और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया की ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी एंड एक्सचेंज अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया म्यांमार से नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। Maldives. India's relation with Maldives have been friendly right from the beginning. This small nation to the south of India is dependent on India for a lot of reasons. इंडिया का हमेशा से मालदीव्स के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहा है। ये छोटा सा नेशन है मालदीव्स जो इंडिया के साउथ में सिचुएटेड है, जो इंडिया पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। Trade relations have been established between the two since 1981. India has helped Maldives in the development of basic facilities or infrastructure, health and communication. ट्रेड रिलेशन जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच स्टैब्लिश्ड है 1981 से। इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की है बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप करने के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। From 2006 onwards, cooperation in the military fields also started between the two countries. They have entered into treaties with respect to cooperation in space research, conservation of historical objects and tourism. 2006 के बाद से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच मिलिट्री फील्ड में भी कोऑपरेशन रहा है। दोनों कंट्रीज़ ने ट्रीटी साइन किया एक दूसरे के साथ कि स्पेस रिसर्च, कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म, इन तीनों चीज़ों में ट्रीटीज़ कि इन तीनों चीज़ों में कोऑपरेशन हमेशा स्टैब्लिश रहेगा। Similarly, they have decided to cooperate in the areas of fighting against terrorism. साथ ही साथ ये दोनों कंट्रीज़ ने ये भी तय किया कि ये लोग कोऑपरेट करेंगे, मिलकर आतंकवादियों के अगेंस्ट फाइट करेंगे। Myanmar and Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi is credited with having established democracy in Myanmar after a long drawn struggle against the military regime there. She has been awarded the Nobel Peace Prize. Aung San Suu Kyi जो है उन्होंने म्यांमार में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कराई बहुत ही लंबे चौड़े स्ट्रगल के बाद, किसके, वहाँ के मिलिट्री के स्ट्रगल के बाद, और साथ ही साथ उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी अवॉर्ड किया गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) is a regional organization established by the South Asian countries in 1985. The aim of this organization is to encourage economic cooperation between South Asian nations and thereby achieve the development of the South Asian region. जो सार्क है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साउथ एशियन कंट्रीज़ ने मिलके बनाया था 1985 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे बनाने के पीछे एम था कि इन सारी कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनकरेज किया जाए और साथ ही साथ ये सारी कंट्रीज़ को
ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, और जो कंट्रीज़ अच्छे से डेवलप हैं वो जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करें. The organization of SAARC is a platform for South Asian countries to come together and discuss common questions and interests. Some common interests of South Asian countries are elevation of poverty, development of agriculture, and technological revolution. ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसा प्लेटफॉर्म है साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, जो साथ आ सकते हैं, वहाँ कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन इंटरेस्ट डिस्कस कर सकते हैं. साथ ही साथ वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स पे, जैसे कैसे गरीबी हटाई जाए, कैसे कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजीज़ लाई जाए. Some treaties were signed on the SAARC platform to make it easy for South Asian countries to trade with each other. As a part of this, it has been decided that South Asia should be made into a free trade area. For an equitable development of South Asian nations, a treaty about forming South Asian Free Trade Area was signed and South Asian University was established. नेक्स्ट, कुछ ट्रीटी सार्क के प्लेटफॉर्म में साइन की गई थी ताकि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेडिंग को फ्री किया जाए. साथ ही साथ साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका सही तरीके से डेवलपमेंट हो, इसीलिए ट्रीटी साइन की गई थी ताकि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया फॉर्म किया जाए और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की जाए सारी कंट्रीज़ पे. Now coming to India and America. India and America are two powerful nations who have democratic political system. Right from the beginning, America was India's most important trading partner. इंडिया और अमेरिका का आज के समय एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है. दोनों कंट्रीज़ बहुत ही पावरफुल हैं एंड दोनों कंट्री में सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो है डेमोक्रेसी. स्टार्टिंग से ही अमेरिका ने इंडिया को अपना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर माना है. मैनी इंडियंस वेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन और वर्क. बहुत सारे इंडिया के सिटीजन्स अमेरिका में जाते हैं काम के लिए या वहाँ पढ़ाई करने के लिए. Due to the presence of these non-resident Indians, the cultural, social and economic relation between America and India have been increasing. After the end of Cold War, the military relation between India and America have increased on a large scale. क्योंकि ऐसे लोग जो इंडिया के हैं और जाकर अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों के कारण हमारे इंडिया का कल्चर, हमारी सोशल लाइफ वहाँ तक पहुँचती है एंड कहीं ना कहीं उनका कल्चर, उनकी सोशल लाइफ हम तक पहुँचती है. और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छा हो गया है, सोशल रिलेशन भी अच्छा हो गया है. कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. After India accepted free market economy, the speed of economic progress slowly increased. It resulted in further strengthening the trade relation between India and America. Next, इंडिया ने जब से फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो पॉलिसी है अडॉप्ट की है कि यहाँ पे हमारी कंट्री में कोई भी आके ट्रेडिंग कर सकता है, हम किसी के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब से हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है. और इसी के कारण इंडिया अमेरिका के बीच भी रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं. When India conducted nuclear test in 1998, there was tension in the relation between two countries. Many rounds of discussions took place after that to improve the relation. Through these round of talks, India came to believe that India will use its nuclear weapons with responsibility. जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसके बाद इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिस्कशन हुए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशन सुधारने के लिए. और इन्हीं डिस्कशंस के बाद अमेरिका को ये बिलीव हो गया कि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन जिम्मेदारी से यूज़ करेगा और गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करेगा. दिस कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो अमेरिकन रिलेशंस. The civil nuclear agreement signed in 2005 that was approved by the US Congress in 2008 was an important landmark in Indo-American relation. In the last 5 years, coordinal relation of the cooperation in different areas have developed between India and America. Next, हमारे
इंडिया के एंड अमेरिका के बीच जो रिलेशन है धीरे धीरे बहुत अच्छे होते गए। सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो 2005 में साइन किया गया था, जिसे यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया 2008 में, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है हम दोनों के, इंडिया और अमेरिका के बीच के रिलेशन में। लास्ट 5 इयर्स में इंडिया और अमेरिका के बीच सारे एरियाज में रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करती है एंड कोऑपरेट करके चलती है। डू यू नो, in 2005 the India-US Civil Nuclear Agreement was signed by Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, and George W. Bush Jr., the then American President. In 2008, the International Atomic Energy Agency gave its approval to the deal. Because of this deal, it became impossible for India to get nuclear technology from other countries as well. 2005 में इंडिया और यूएसए के बीच सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड जो उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने साइन किया था। 2008 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इसका अप्रूवल दे दिया था और इसके कारण अब हम दूसरी कंट्री से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड अर्थवाइल Soviet Union and Russia of today have always shared friendly relation. In 1971, the Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation was signed between them, and it gave great impetus to cooperation between the countries in defense and technology. इंडिया और रशिया के बीच हमेशा से रिलेशन अच्छा रहा है। 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई थी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इंडिया और रशिया के बीच, जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ साथ में कोऑपरेट करती हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। द सोवियत यूनियन हैज़ ऑल्सो गिवन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प टू इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल। साथ ही साथ सोवियत यूनियन ने हमेशा से इंडिया को इकोनॉमिकली भी हेल्प किया है एंड मिलिट्री में भी हेल्प किया है। When the Soviet Union collapsed, India tried to establish relation with Russia. Due to the political and economic problems in Russia, relations did not improve much. After 1996, Indo-Russian relations began to improve slowly. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तब इंडिया ने कोशिश की कि रशिया के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करे, जिसके कारण पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उस समय, जिस कारण से इंडिया रशिया के बीच ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाया। फिर 1996 में इंडिया और रशिया के बीच धीरे धीरे रिलेशंस बनने लगे। India and Russia have jointly built projects related to production of military equipments, production of mineral oils, etc. साथ ही साथ इंडिया और रशिया ने मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ में, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट, मिनरल ऑयल के प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट। Now coming to India and Europe nation. There are trade relations between Europe nations and India. Especially Germany and France invest on a large scale in the field of technology in India. Apart from this, India gets the technology of production of weapons from European nations. जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं और इंडिया का हमेशा से ट्रेड रिलेशन रहा है। स्पेशली जर्मनी और फ्रांस ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है हमारी टेक्नोलॉजी पे, और इसके अलावा इंडिया को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मिलती हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़। मतलब ये कंट्रीज़ हमारे इंडिया को टास्क देती है, हमारे इंडिया को काम देती है कि आप हमारे लिए वेपन्स प्रोड्यूस करके दो। India is a major exporter in the field of engineering and information technology. Both have the objective of firmness on free trade. India and European nations are cooperating in other areas as well. साथ ही साथ इंडिया बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर है इंजीनियरिंग का एंड आईटी सेक्टर का। दोनों कंट्रीज़, चाहे वो इंडिया हो या यूरोपियन नेशंस हो, दोनों ने अपना ट्रेड फ्री कर रखा है और इसीलिए हर फील्ड में दोनों के बीच रिलेशन अच्छा ही है एंड दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करके चलती है।
Several treaties have been signed in the fields of climate change, clean energy, defense production, disaster management, security of airspace, and terrorism. This cooperation is very important from the point of view of India's development. बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई है इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच ऑन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एयर स्पेस एंड टेररिज्म। और इसीलिए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Now next it is India and the continent of Africa. India has consciously taken steps to build cooperation between India and continents of Africa. Having close relation with Africa will be beneficial from the point of view of both. Many countries in Africa are developing rapidly. इंडिया ने जितने स्टेप्स इंडिया ले सकते उतने स्टेप्स लिए हैं ताकि इंडिया अफ्रीका के बीच अच्छे रिलेशंस रहे। साथ ही साथ क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका के साथ अच्छे क्लोज रिलेशंस रखे हैं तो इंडिया को भी अफ्रीका को भी दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा रहा है। दोनों कंट्रीज़ ने रैपिडली डेवलप किया है। मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीका आर developing rapidly. India has shown its readiness to help in the all-round development of African youth. India has also agreed to give economic help and even grants to bring about development in different areas like technology, agriculture, tourism, etc. और इसके बाद इंडिया ने अपनी पूरी हेल्प दी है अफ्रीकन यूथ को ताकि वो हर तरीके से डेवलप हो सके। साथ ही साथ इंडिया ने इकोनॉमिक हेल्प दी है एंड ग्रांट्स भी दिए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को ताकि वो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म डिफरेंट फील्ड्स में डेवलप हो सके। इंडियाज़ एनर्जी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द एनर्जी रिच कंट्रीज लाइक इजिप्ट, नाइजेरिया, अंगोला एंड सूडान। इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज ट्रेड विद अफ्रीका। साथ ही साथ इंडिया को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया लेती है, उसमें से अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कम्प्लीटली एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की हेल्प करती हैं, जैसे इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला एंड सूडान। साथ ही साथ इंडिया अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा है कि अफ्रीका के साथ ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज कर पाए। द समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका वाज हेल्ड इन 2015 एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल 54 अफ्रीकन नेशंस अटेंडेड इट। साथ ही साथ 2015 में इंडिया और अफ्रीका के बीच समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें 54 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे अफ्रीकन नेशन से। इन दिस कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन मेनी ग्लोबल इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पायरेसी एसेट्रा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए थे ग्लोबल इश्यूज पे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, पायरेसी एसेट्रा। इंडिया एंड इंडो पैसिफिक एरिया। द इंडो पैसिफिक एरिया इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, New Zealand and the Southeast Asian nations. All of these have close trade relation with India. Many companies there have invested in India. जहाँ हम इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं तो इसमें कंट्रीज़ आती हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका हमारी कंट्री के साथ क्लोज ट्रेड रिलेशन है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं इन कंट्रीज़ की जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। Treaties have been signed between India and Australia about social security, extradition of criminals, the mission against smuggling of drugs, terrorism, art and culture. साथ ही साथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने ट्रीटी साइन की है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जैसे सोशल सिक्योरिटी, क्रिमिनल्स को ख़त्म करना, मिशन different missions against smuggling of drugs, Atankvadi, art and culture. Japan cooperates with India in basic facilities, economic cooperation, information technology, atomic energy and railways. Japan has agreed to extend cooperation and technological help to India in the development and security of coastal areas. साथ ही साथ जापान ने इंडिया को हेल्प करने के लिए एंड इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए आगे आया एंड साथ ही साथ इंडिया को टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी की जापान ने
इंडिया के कोस्टल एरियाज़ को सिक्योर करने में हेल्प की, इंडिया को डेवलप करने में हेल्प की। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज आर कैरिड आउट बिटवीन नेवीज एंड कोस्ट गार्ड ऑफ बोथ द कंट्रीज। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी होते हैं, दोनों कंट्रीज़ के नेवीज़ के बीच भी एंड कोस्ट गार्ड्स के बीच भी। India and Southeast Asia. India has had very cordial relation with Southeast Asian nations like Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, and Brunei. After 1991, India changed its economic policy and adopted a free market economy. इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, इनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। 1991 के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी थी एंड मार्केट को फ्री कर दिया था फॉर ट्रेडिंग। After that, the trade relation with Southeast Asian nations have grown. The policy of increasing trade with Southeast Asian nations is known as Look East policy. After 2014, this policy was made further more active. It is nowadays known as the Act East policy. इसके बाद इंडिया के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत ही बढ़ते गए। इस ट्रेड रिलेशन को इंक्रीज करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम रखा लुक ईस्ट पॉलिसी। 2014 के बाद ये पॉलिसी और ज़्यादा एक्टिव हो गई और इसका नाम रख दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। India and West Asia. The West Asian countries are primarily suppliers of oil and natural gas. India has traditionally had relation with these countries. India depends upon the oil coming in from West Asia. India imports oil from Iran, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates. नेक्स्ट जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, सबसे पहले वो इंडिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करती थी। धीरे धीरे इंडिया ने इनके साथ रिलेशन अच्छे किए। इंडिया इन कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से जो ऑयल आता है उसी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है और इंडिया इंपोर्ट करती है अपनी कंट्री में ऑयल फ्रॉम ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। We get modern technology for agriculture and defense equipment from Israel. Also, many countries live in Israel for also many Indians live in Israel for their jobs or businesses. They also make a major contribution in our economy. साथ ही साथ हमें एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें इज़राइल से मिलती हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं जो इज़राइल में जाके रहते हैं अपने जॉब के लिए या बिज़नेस करने के लिए और हमारी इकनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है इन कंट्रीज़ का। The main objective of India's foreign policy is to maintain friendly relation with all nations and help each other so as to bring about development of India as well as other nations. हमारे इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पीछे वो ये है कि इंडिया हर कंट्री के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखे और एक दूसरे को हेल्प करे ताकि हर कंट्री हर फील्ड में अच्छे से डेवलप हो। We have taken stock of India's relation with the main countries in the world. In the next chapter, we shall study some important international or global issues. इस चैप्टर में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट मेन कंट्रीज़ जो है उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है वो पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटरनेशनल और ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो आज की प्रॉब्लम है, जो आज का हम कह सकते हैं कंसर्न है, जिस पे सारी कंट्रीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।